हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज चर्चा होने वाली है वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड देखो, कम न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है। अराउंड 21 न्यूमेरिकल्स हैं। करके जाइए, आपको 2 मार्क या 3 मार्क के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13। क्या सवाल पूछा था? वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम, जो हमारी वाइट लाइट होती है उसके अंदर आपको पता है कि विबग्योर होता है। ठीक है, सारे 7 कलर्स होते हैं। अब उसका रेंज क्या होता है? वेवलेंथ का रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, बराबर है। तो वायलेट का 400 के करीब हो रहता है और फिर रेड वाले का 700 के करीब होता है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली 4 to 700 नैनोमीटर है, आपको रेंज दिया गया है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज, मतलब वेवलेंथ का रेंज दिया है और पूछा भी वही है। लेकिन सुनो बात को, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास, जब वाइट लाइट को कहां से पास करेंगे? अब आप मुझे एक चीज बताओ, स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड, लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, एयर में या ग्लास में? एयर में ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है? अच्छा, आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है आपको बोर्ड एग्जाम में। वी वी इज इक्वल टू एन लेमडा, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वी इज इक्वल टू एन लेमडा। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इन तीनों में से कौन सा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। मालूम है? ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? मीडियम में जाने के बाद, डेंसर मीडियम में जाएंगे तो कम हो जाती है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेवलेंथ डिक्रीजेस। ओके, तो हमारे पास अगर वाइट लाइट है, कौन है बच्चों? वाइट लाइट है, ये कहाँ से जा रहा है? एयर मीडियम में या वैक्यूम में? तो इसका क्या रेंज है बच्चों? वेवलेंथ का रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और जब ये वाइट लाइट, अभी ये फॉर एग्जांपल एयर से पास हो रहा है और वैक्यूम से, तो लगभग ये रेंज आपका रहेगा। और अगर वाइट लाइट कहाँ से जा रहा है बच्चों? किसी ग्लास से जा रहा है ना? तो इसका वेवलेंथ का रेंज क्या होगा? लेमडा डैश। समझ आ रहा है? ये अपने को निकालने का है। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, मैं आपसे अभी ये पूछता हूँ बच्चों, ये रेंज के अंदर ये मेरा कौन है? लेमडा मिनिमम। क्या ये? और ये वाला ज़्यादा है ना, तो इसको क्या बोलूँगा? लेमडा मैक्स। वैसे ही जब इसका रेंज बात करूँगा तो लेमडा डैश मिनिमम से लेमडा डैश मैक्सिमम, ये पता करना है अपने को। कौन से मीडियम में? ग्लास मीडियम में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 1.55। तो ये हो गया 1.55। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एयर मीडियम में या वैक्यूम में लेमडा मिनिमम टू मैक्स का रेंज दिया गया है, ग्लास के अंदर अपने को पूछा हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.55। अब मैं आपसे एक ये वाला सवाल पूछता हूँ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v1/v2 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? v1/v2। और वेवलेंथ में λ1/λ2, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मान लेता हूँ या वैक्यूम मान लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा? अगर इधर वैक्यूम या एयर है तो ऊपर हो जाएगा लैम्डा ए, या सिर्फ लैम्डा बोल देता हूँ, एयर में क्या है? वेवलेंथ लैम्डा ना, और अपॉन में लैम्डा डैश। अगर मैं ये मिनिमम बात कर रहा हूँ तो ये भी कौन होगा? मिनिमम। अगर मैं ये मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये भी कौन होगा? कुछ आई बात समझ में? नहीं आया? ओके,
तो आप डेटा में किस तरीके से लिखोगे बच्चों? ये तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हो रहा है। डेटा आप कैसे लिखोगे? आप डेटा लिखोगे लेमडा मिनिमम 400 है, कितना है? 400 नैनो में, नैनोमीटर में, बराबर। और ये कितना है? 700 नैनोमीटर, बराबर। हमको क्या पूछा हुआ है? लेमडा मिनिमम डैश टू लेमडा मैक्सिमम डैश, ये हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ 1.55। देखो इस फॉर्मूले से आ जाऊँ, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूँ, ये पता है मुझे, ग्लास का पता है, ये पता है, ये पता करना है, तो इसको इधर, इसको इधर, नहीं समझ में आएगा। एक कॉम्बिनेशन इसका और इसका ले लेंगे। चलो सोल्यूशन। तो पहले मैं लेमडा मिनिमम डैश निकालता हूँ। पहला एन का फॉर्मूला क्या होगा? लेमडा मिनिमम अपॉन लेमडा मिनिमम डैश, इसको इधर और इसको इधर ले लेता हूँ। तो लेमडा मिनिमम डैश इज इक्वल टू लेमडा मिनिमम अपॉन व्हाट? एन। लेमडा मिनिमम कितना है आपका? 400 नैनोमीटर। कितना है? नैनोमीटर है, याद रखिएगा, हाँ। और ये कितना है? 1.55। तो आपको इसको, क्योंकि 1.55 है, तो आप जो है ना इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं, और फिर या तो इंडिविजुअली फिर। ठीक है, लॉग एक करें, हाँ डायरेक्ट काटूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा ऐसे, बराबर। और फिर उसके बाद 5 से काटूंगा तो 3 ज़ा 1 ज़ा 31 का टेबल पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो काट देते हैं, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर 5 8 ज़ा 40, और कितना ज़ीरो बच जाएगा? 3 0, बराबर। 31 का टेबल डायरेक्ट प्राइम नंबर आ गया ना, 31 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 31 1 ज़ा 31, 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 62, और कितना बच जाएगा फिर वहाँ पर? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। और ये फिर 18 बचा तो एक ज़ीरो ले लेता हूँ, 180 हो गया। समझ आ रहा है? 6 ज़ा 5 ज़ा करना पड़ेगा, कितना? 5 ज़ा 150, 6 ज़ा में कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 ज़ा में कितना करेंगे? 155, कितना हो जाएगा? 180 में से 155 निकाला तो 25 बचेगा, है ना? 25, ये एक ज़ीरो ले लिया ऊपर। फिर 8 ज़ा करना पड़ेगा, है ना? 8 ज़ा में कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा, बराबर। तो 8 ज़ा में 248, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, आएगा नहीं ना अभी भी, तो ज़ीरो का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 200 हो गया, ठीक है। अब कितना पढ़ना पड़ेगा? 6 ज़ा, तो कुछ ऐसे आ रहा है। तो आपका कितना आंसर हो गया? 258.06, ठीक है। क्या आंसर दिया आपने को? बराबर। इधर देखो, है ना? चलो, तो काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी क्या निकालेंगे? सेकेंड, लेमडा मैक्सिमम डैश, क्या फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट बताओ? लेमडा मैक्स अपॉन, है ना, एन। लेमडा मैक्स कितना है? 700, और अपॉन में अगेन ये, तो अगेन मैं क्या करूँगा बच्चों? पॉइंट हटाऊँगा, ऊपर क्या होगा? 2 0 पड़ जाएगा, नहीं? फिर ऐसे काटेंगे, 3 ज़ा 1 ज़ा, उसके बाद 1 ज़ा 2 बचा, 4, ऐसे बच जाएगा, ठीक है। अभी 31
फोर ज़ा 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124, 31 वन ज़ा और फोर ज़ा 124, और कितना बचेगा? 16 बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक ज़ीरो ले लिया तो 160 हो जाएगा। उसके बाद फाइज़ा करना पड़ेगा, फाइज़ा करेंगे तो 155 होगा। कितना होगा? 155, फिर 5 बचेगा, 5050, 31 वनज़ा करना पड़ेगा। कितना बचेगा? 19 बचेगा, बराबर। पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, 190, फिर सिक्सा करना पड़ेगा, सिक्सा करेंगे तो हो जाएगा 186। समझ गए? तो कितना हो गया ये? 451.6। और उसके बाद भी फर्दर करना चाहते हैं आप तो और एक डिजिट आ जाएगा आपका, 4 डिजिट में आ गया, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स डैश नैनोमीटर में आएगा। क्यों नैनोमीटर में आया? क्योंकि लैम्डा मैक्स जो रखा था वो भी नैनोमीटर में रखा, तो आंसर भी काय में आएगा? नैनो में आएगा। देयरफॉर रेंज क्या होगा? रेंज इज 258.06 नैनोमीटर टू 451.6 नैनोमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर बच्चों। चलो आ जाओ। देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों वो मालूज लॉ पे बेस्ड है। मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, हमारे पास एक पोलराइजर, 3 पोलराइजर है लाइन से। कितने पोलराइजर है? 3। ये फर्स्ट पोलराइजर है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए आप। इसको बोलते हैं अपन एक्सिस ऑफ पोलराइजर। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ठीक है, अभी समझना इसको। ये सबका सेंटर इस पॉइंट पर मिल रहा है। हाँ, इस पॉइंट पे हम लोग इसको नाम देते हैं, दिस इज P1, P2, और ये कौन है? P3। 3 पोलराइजर है हमारे पास। कितने पोलराइजर है? 3। अब यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट करवाते हैं अपन, ये वाला, ये एक अनपोलराइज लाइट है। कैसी है? अनपोलराइज। अनपोलराइज में वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो हर डायरेक्शन में होता है। समझे? अब इसकी इंटेंसिटी I0 क्या है? I0। ये जब फर्स्ट पोलराइजर से पास होता है, फर्स्ट पोलराइजर, याद रखो, अगर अनपोलराइज लाइट है, कौन सी लाइट है? अनपोलराइज लाइट है। फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के कैसे भी आए वो, उसकी जो लाइट बाहर निकलने वाली है उसकी इंटेंसिटी इसकी आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बिकम्स हाफ ऑफ द अनपोलराइज लाइट। ठीक है, तो I0/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
फर्स्ट से निकलने के बाद जो आया उसको हम लोग लेट कर सकते हैं कि ये कौन है, दिस इज माई I1। कौन है ये, I1 बोल देते हैं इसको। तो जो लाइट निकला उसका इंटेंसिटी क्या है, I1 फर्स्ट पोलराइज, और विच इज इक्वल टू अनपोलराइज का बात करूं तो I0/2 हो जाएगा। अब सुनो, मेन कहानी यहाँ शुरू होती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पोलराइजर का जो एक्सिस है वो वाइट से बना हुआ है ना, ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, बना रहा है, हाँ। तो यहाँ पर वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इसको मान लीजिए क्या है, θ1। क्या है ये, θ1। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझो। ये किसका डायरेक्शन है पता है, ये सेकंड वाले का, देख रहे हो। तो सेकंड वाले का जो एक्सिस है उससे थर्ड वाला कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल है θ2। क्या है, θ2। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ, अगर मेरी यहाँ से कोई पोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी I1, तो सेकंड वाले से पास होने के बाद, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका एक्सिस इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट होगा, उसका क्या होगा, कंपोनेंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ से जो बाहर निकली इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप E1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये आपको पता है वाइब्रेशन जो है ना, यहाँ पर जो अनपोलराइज लाइट है इसमें वाइब्रेशन अलोंग दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस, ऐसे सब जगह चल रहा है वेव, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है ऐसे। जैसे ही इससे पास होगा तो कौन सा वाला होगा, सिर्फ वर्टिकल वाला ये वाला बचेगा, ये बचेगा, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, पोलराइज्ड हो गए। पोलराइजेशन होगा और सिर्फ ये वर्टिकल वाला बचेगा, जिसको मैं फर्दर चाहिए तो ऐसे भी बता सकता हूँ। सिर्फ ये वाला बचा और बाकी सब की कहानी खत्म हो गई, समझे। अभी ये आ रहा है, उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना, तो अब जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इसका भी कुछ कंपोनेंट जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो इसको आपको मान लेना है, इसके एम्पलीट्यूड को, इसके एम्पलीट्यूड को आप मान लेंगे E10। क्या मान लेंगे, E10 मान लेंगे। अब क्योंकि ये θ1 एंगल बना रहा है तो इसके अंदर से कितना पास होगा, इसका एक कंपोनेंट जाएगा, वो कंपोनेंट कितना होगा पता है, जो बाहर निकलेगा, वो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट कैसे बोलते हैं, जहां थीटा होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा E10 cos θ1। अब ये दूसरे से निकला है ना, देखो पहले से निकला तो E10 बोला था, दूसरे से निकला तो E20, तो ये बेसिकली मेरा कौन होगा, E20 होगा, विच इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट। आया समझ में। अच्छा, अभी यहां से कौन जा रहा है, E20 बोल रहे हैं, या तो E10 cos θ1 जा रहा है ना। तो अभी फॉर एग्जांपल E20 है, कौन है ये, तो अब ये वाला इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, नेक्स्ट वाला θ2 बना रहा है इसके एक्सिस से, तो अब इसका भी कंपोनेंट होगा यहाँ पर, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, E20 cos θ2। क्या हो जाएगा, E20 cos θ2। इसका नाम क्या दूंगा मैं, E30 दूंगा। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये कहानी मालूम है कि ये एम्पलीट्यूड है मेरा, कौन है ये, E20 E10 जो देख रहे हो आप, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड। तो आपका जो इंटेंसिटी होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्या होता है, बराबर, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ये रिलेशन मालूम होगा आपको। अब यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड वाले का इंटेंसिटी पता चले, फर्स्ट वाले का तो I0/2 है, क्योंकि इधर से अनपोलराइज आया, अनपोलराइज क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा, इंटेंसिटी आधा हो जाता है। लेकिन ये वाला इंटेंसिटी क्या होगा, I2 क्या होगा, इसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E20 का स्क्वायर, या इक्वल टू करके लिखता हूँ मैं, E20 का स्क्वायर। E20 क्या है? इस पूरे का स्क्वायर नहीं, अच्छा यहाँ पर बताइए, यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो इसके एम्पलीट्यूड के क्या होगा, I1 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 का स्क्वायर, तो इक्वल टू करके लिख सकते हैं हम लोग। बेसिकली दोनों डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाता है, तो E10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि E1 नॉट के स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? I1 लिखूंगा और ये कॉस के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो I1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो दिस इज योर। इतनी कहानी समझ आ गई? नेक्स्ट इधर आ जाओ, इसका इंटेंसिटी तीसरे वाले का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके एम्पलीट्यूड के। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, E30, और उसका क्या होगा, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, E20 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। E20 का स्क्वायर कौन है, E20 का स्क्वायर कौन है, I2 है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है, I2 आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा 2, है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो E20 स्क्वायर पूरा सॉल्व करके क्या आया था, समझ आ रहा है। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करूंगा मैं, हाँ I1 तक नहीं छोड़ूंगा। I1 मेरा किसके बराबर था ज़रा बताना, I1 इज इक्वल टू इनिशियल इसके I0/2, तो इधर I1 की जगह क्या आ जाएगा, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला आंसर हो गया। इसका क्या होगा, I2 की जगह मैं क्या लिखूंगा ज़रा बताना तो, ठीक है। आप ऐसे भी इसकी जगह भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखो ये I2 के बराबर, और I2 किसके बराबर आया, I1 कॉस स्क्वायर, तो ये I2 की जगह मैं लिखता हूँ I1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। और फर्दर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, ठीक है I1 मेरा कौन है, इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी बताओ, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2, आ गया, कुछ आया समझ में। तो पूरा डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। तो आपका बेसिकली, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके लिए सॉल्व हो रहा है फर्स्ट के लिए, ये वाला किसके लिए सॉल्व हो रहा है, सेकंड इसके लिए। मैं यहाँ पर इसको भी चाहिए तो यहाँ बोल देता हूँ, है ना। ये हो गया सॉल्व, और ये आपका किसके लिए सॉल्व होगा बच्चों, थर्ड के लिए। तो एक ही बार में पूरा डायग्राम में ही सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप याद रखना फर्स्ट पोलराइजर से, अब देखो डायरेक्ट याद कर लो उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पोलराइजर से अगर अनपोलराइज लाइट आता है, उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो क्या हो जाएगा, I0/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये I0/2 को हम लोग माना हुआ है I1, क्या माना हुआ है, I1। जब यही इंटेंसिटी वाला लाइट सेकेंड से पास होगा तो वो I2 हो जाएगा, जो कि इंटेंसिटी के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहूँ I1 के फॉर्म में, तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्यों कंपाउंड कितना एंगल बना रहा है वो। अच्छा अभी यहाँ से जो आया वो कौन है, I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, और I1 किसके बराबर था, I0/2, तो इसकी जगह ये आ गया डायरेक्ट। अच्छा सेकेंड से जो निकला उसकी इंटेंसिटी I2 है, क्या है। जब ये थर्ड से निकलेगा तो इसका भी मालूज लॉ के अकॉर्डिंग I3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I2 कॉस स्क्वायर थीटा 2, अगर कुछ एंगल बना रहा है तो। अगर कोई एंगल नहीं, जीरो एंगल बना रहा तो सेम रहेगा, तो उसका कंपोनेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो I0 था, फिर पहले से पास होने के बाद I0/2, जिसको अपन ने नाम दे दिया I1 जब सेकेंड से पास होगा तो I2 हो जाएगा, जो कि I1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, इसको नाम दे दिया I2 जब थर्ड से पास होगा तो
I3 नाम पड़ेगा जो कि I2 cos स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ पुट करते जाना है। I2 की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, I1 cos स्क्वायर थीटा 1, और फिर I1 की जगह I0/2 है ना। फिर इस वाले में भी I1 की जगह I0/2। समझ गए बात को। तो हमारा अगर पूरा इंटेंसिटी देखा जाए तो I1 हो गया I0/2। I1 क्या हो गया, I1 कौन हो गया, I1 इज I0/2। I2 कौन हो गया, I0/2 cos स्क्वायर थीटा 1। और मेरा क्या नाम है, ये I था, ये I2 था, सॉरी ये I1 था, ये I2 था, और ये I3 क्या होगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2। खत्म हो गया आंसर। तो ये इसका सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया पूरा डायग्राम। ठीक है, करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड है जैसा हम लोग ने अभी सॉल्व एग्जांपल किया, उसी तरीके से आपका एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसके सिमिलर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है अभी, अगर आपको अभी कंपोनेंट डायरेक्ट निकालने आता है तो। ठीक है, देखो बच्चों, मेरे पास ये रहा फर्स्ट पोलराइजर। ओके, आपको बोला है कि फर्स्ट पोलराइजर है, इससे पास करते हैं आप। फिर जब सेकंड पोलराइजर जो है इसके साथ में 50 एंगल बना रहा है। ठीक है, एक मिनट। अनपोलराइज लाइट विद इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू पोलरॉइड। ठीक है, द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलरॉइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, दो ही पोलरॉइड है हमारे पास। कितने पोलरॉइड है, दो हैं, जिसके अंदर मैं अगर आपसे बोलूं तो एक जो है ना पोलरॉइड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। बोले कहाँ लिखा है सर, रुको अभी रीड करके बताता हूँ मैं किधर लिखा हुआ है। ठीक है, और एक अपना कैसा है, वर्टिकल नहीं है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ उसको, एक्सिस बना लेता हूँ पहले। ठीक है, दिस इज वर्टिकल। ये जो येलो से बताया ये कौन है, वर्टिकल। और ये कौन है, एक्सिस ऑफ पोलरॉइड। तो बोल रहा है पहला वाला जो है ये कितना एंगल बना रहा है, 50 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, 50 बना रहा है। और ये मेरा फर्स्ट है, याद रखिएगा। और सेकंड वाला बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, ये वाला 50 बना रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल हो गया ये कितना एंगल होगा। अब मैंने एक्चुअल में मुझे और थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए, 50 एंगल ज़्यादा होगा ना, समझ आ रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा जाने दो, समझ में आ जाएगा ना तुमको। अभी जो टोटल एंगल होता है 90, ये 50 है, तो ये वाला कितना बचेगा, 40 ना। तो नेक्स्ट ये वाले पोलरॉइड का इसके साथ में कितना एंगल होगा ये बताओ, 40 होगा। ये एंगल कितना होगा, 40। अब एग्जैक्टली मैं मेजर मत करने जाओ, ये और टिल्ट करना चाहिए था मुझे। ये एंगल 50 है तो वाला कितना हो जाएगा। तो पहले वाले का वर्टिकल के साथ 50 एंगल है, दूसरे वाले का पहले के साथ एंगल कितना हो गया, 40। ये आपको दिया नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है, समझ में। तो थीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। समझ रहे बात को। अब सुनिए, यहां से आ रहा है आपके पास अनपोलराइज लाइट। कौन सी लाइट है यहां पर, अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को ऐसे बताते हैं,
मैंने क्या बोला था कि जब अनपोलराइज लाइट किसी पोलरॉइड से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई नॉट बाई टू। वेरी गुड। तो मतलब यहाँ से जो मेरे पास ये निकल के आने वाला है वो क्या होगा, आई नॉट बाय टू, है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, आई वन। क्या बोल दोगे, आई वन बोल दोगे। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, तो फर्स्ट के लिए आप ये कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, अनपोलराइज का कितना हो जाता है, आई नॉट बाय टू हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, जब इससे पास होगा तो यहाँ पर कितना एंगल है, देखो इसके एक्सिस से इसका कितना एंगल है, 40 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लूँगा आई टू, जो कि आपको पता है कि आई वन कॉस स्क्वायर हाँ, तो ये एंगल कितना है, 40 है, तो कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट भाई यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बताओ आई वन किसके बराबर है, आई नॉट बाई टू, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर 40। कॉस स्क्वायर 40 बोलो या कॉस 40 का होल स्क्वायर बोलो, ये आ गया सेकंड वाले का इंटेंसिटी। हो गया ना, सीधा सीधा सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ डायग्रामेटिकली पूरा सॉल्व हो गया। देख लो क्या आंसर है, आई नॉट बाई टू कॉस 40 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, एक टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपका 7.2 है। आइए इसको बात करते हैं। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट ऑन बकेट filled with liquid having refractive index 1.5 completely polarized after reflection। सुनो बात को पोलराइज लाइट जो है ना, आप पोलराइजर से पास करके भी कर सकते हो, और दूसरा एक और इसका तरीका है पोलराइज लाइट ऑब्टेन करने का, वो है पार्शल जो है आप रिफ्लेक्शन करवाओगे और रिफ्रैक्शन करवाओगे, मतलब कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा और जो रिफ्लेक्ट होगा वो आपका पोलराइज लाइट होगा। समझ आ रहा है? तो बाय रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं। वो कौन सा टॉपिक है आपका, ब्रिस्टर्स लॉ। कौन सा, ब्रिस्टर्स लॉ का डेरिवेशन। तो ब्रिस्टर्स लॉ में आईपी ये क्या है, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर कोई मेरे पास ग्लास है और यहाँ से मैं जो है ना लाइट पास कर रहा हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल है, ये वाली लाइट कौन सी है बच्चों सुनो बात को, कैसी है ये, अनपोलराइज लाइट है। कैसी है, अनपोलराइज लाइट कुछ एंगल बनाती है यहाँ पर, आई एंगल, और अगर ये आने के बाद ये दो हिस्सों, इसका रिफ्रैक्शन भी होगा और क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन में आपको सिर्फ क्या मिली, पोलराइज लाइट। क्या मिली, रिफ्लेक्शन में, और रिफ्रैक्शन में पार्शियली पोलराइज्ड है। ऐसे डॉट बना देता हूँ, ठीक है, पार्शियली पोलराइज है। अब सुनो, इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या है पता है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये जब 90 होगा ना इन दोनों के बीच में, तभी ये वाला कौन सा होता है, पोलराइज लाइट होता है। ये क्या होती है, पोलराइज लाइट होती है। कंडीशन याद है, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। ब्रिस्टर्स वाली जो डेरिवेशन हम लोग ने किया ब्रिस्टर्स लॉ के अंदर, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल कब कहलाएगा, ये वाली रे कब पोलराइज होगी, जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल 90 होगा, आई जो है मेरा आई पी होगा, पोलराइजिंग एंगल, और इस एंगल पर ये वाला जो रिफ्लेक्टेड राइट है वो कैसा रहेगा, पोलराइज्ड होगा। समझे बात को? और यहाँ पर अपन ने डिराइव किया था आई पी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, या इसको यहाँ लेकर आ जाऊँ, 10 आई पी इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 10 आई पी, ऐसा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। याद रहेगा? तो बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, समझ आ रहा है? 2 मार्क में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 2 मार्क में भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। कहानी याद रहेगी ये?
चलो क्या पूछा है आप बोलो। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई पूछा हुआ है, ठीक है। आई के लिए कौन से एंगल के लिए, देखो यहाँ पर आपके पास एक बकेट है फिल्ड विद लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है, जैसे एक कोई बकेट है लिक्विड से भरा हुआ है, तो कितने एंगल पर ये जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कंप्लीट कितने एंगल पर कंप्लीटली पोलराइज आफ्टर रिफ्लैक्ट, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो लाइट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज होगी। तो जाहिर सी बात है कौन सा टॉपिक वाला है ये, ब्रिस्टर्स लॉ वाला, कौन सा है, ब्रिस्टर्स वाला। तो ये फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए आपको। डेटा क्या लिख दोगे बच्चों, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है, और आपको क्या पूछा हुआ है, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, या ब्रिस्टर्स एंगल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। सॉल्यूशन सुनिए, आईपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, क्या है, tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ये कितना है 1.5। अब आपको लॉग बुक में नेचुरल टेंजेंट में जाना है नेचुरल टेंजेंट में जाना है, इसमें जाओगे उसमें आपको पहले तो 1 ढूंढना है, 1 फर्स्ट कॉलम में 1 पॉइंट वाला किधर है, 1 पॉइंट ढूंढना, मिल रहा है 1 पॉइंट। फिर उसके बाद ये 4 डिजिट में 5000 ढूंढो, 1 पॉइंट और ये 5000 ढूंढो, 5000 नहीं मिलेगा तो इससे कम ढूंढो, इससे जस्ट कम, 5051 ज़्यादा हो गया तो उससे कम ढूंढो। ओके, तो आपको ये मिला 1.4994, कितने की कमी है, तो ये 5000 हो जाएगा पूरा, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 6 की कमी है, मीन डिफरेंस में 6 दिखाई दे रहा है कहीं पर, 5 है ना, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसमें 5 मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 10 है डायरेक्टली, चलेगा कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है ना, ठीक है 4 10, ठीक है, और इसके पहले 1 पॉइंट था ना, समझ रहे बात को। तो ये जो 2 नंबर होता है ना लास्ट में ऐड किया जाता है, ओके। तो 1.5004 हो गया, कितना हो गया। अब ये कितने पे मिल रहा है ज़रा सोचो बच्चों, हमने नंबर चूज़ किया है 1.4994 और इधर 10, इधर का मुझे मिनट बताओ और इधर का डिग्री बताओ जल्दी से। 56 डिग्री, ओके 56 डिग्री, चलो ये 18 है और ये 1 मिनट है, तो कितना हो गया 19 मिनट हो गया, तो 56 डिग्री 19 मिनट, तो योर आंसर इज 56 डिग्री 19 मिनट। समझ गए क्या। हाँ 0.31 लिखा हुआ है ना, तो अपन ने मिनट में लिखा हुआ है ना रे भाई, समझ आ रहा है नहीं 56 डिग्री 19 मिनट। अच्छा अभी अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप मिनट के इसमें ही लिखो, मिनट वाला हमारा सही आंसर है, समझ में आ रहा है, उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया हुआ है, या इसको फिर कन्वर्ट करेंगे अपन 1 मिनट कितना डिग्री होगा पता है आपको, ये देखो 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो एक 60 को इधर डिवाइड करेंगे तो यानी 1 मिनट जो है ना आपका होता है 1/60 डिग्री, समझ रहे हैं, फिर इसको डिवाइड करके आएंगे, या एक काम करो 19 मिनट है ना पूरा ये मिला के, ठीक है 1 मिनट पता चल गया, 19 मिनट को अगर मुझे किस में करना है, डिग्री में करना है, तो मुझे 19 को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, समझ गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो हाँ तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा देखो, पहले 1.9 हो जाएगा डिवाइड बाय 6, फिर 6 से काट देता हूँ, 6 3 ज़ा 18, ओके, फिर उसके बाद 6 1 ज़ा 6 आ गया ना, 0.31 डिग्री अगर करना चाहते हैं तो 56.31 डिग्री, खत्म, समझ गए बात को। तो 19 मिनट को कैसे करेंगे डिग्री में कन्वर्ट, डिवाइड बाय 60 करके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सवाल अगेन जो है ना इंटेंसिटी बेस्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। अब सुनो, अगर मेरी क्या नाम है, एक पॉइंट पर दो वेव्स आकर मिलती हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, इसका I1 और इसका I2, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, सुनो, रिजल्टेंट, किसका, रिजल्टेंट, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और इन दोनों में जो भी फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इनके बीच का क्या है, फाई है, फेज एंगल का डिफरेंस, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा जाता है कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का। अगर सुनो, ये दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो आपका 0 है, 2 पाई है, समझ आ रहा है, कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, तो फाई की वैल्यू 0 रख सकते हो आप, ठीक है, फाई की वैल्यू 2 पाई रख सकते हो। तो फेज डिफरेंस आपका क्या क्या आता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद रखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई की वैल्यू जो है बच्चों 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे आती है। और अगर मैं 0 रखूँ, 2 पाई रखूँ, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, समझ आ रहा है, तो इधर 1 हो जाएगा, और फिर फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँगा, और कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा जब, तो एक वेव जब दूसरे वेव के ऊपर ऐसे मिलता है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिवली मिलना, क्रैश क्रैश पे और ट्रफ ट्रफ पे फॉल करना, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिवली जब मिलता है तो ये एक वेव है और ये आपका कौन सा वेव हो जाएगा, दूसरा, तो ये डिस्ट्रक्टिवली मिल रहा है। और इस केस में एक दोनों को बेसिकली सबट्रैक्ट करने वाले, इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको दो फॉर्मूले निकालना है यहाँ से, एक तो आई मैक्स और एक कौन सा आई मिनिमम, फिर दोनों का रेशियो बात करेंगे। आई मैक्स कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे, तो 0 रख के चेक करते हैं क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, और सिर्फ यही बचेगा क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2, बताओ ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट I1 का स्क्वायर क्या होगा, I1 ही होगा। मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जाए, तो ये आपका बन जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, आई मैक्स का, किसका बन गया, आई मैक्स का बन गया। उसी तरीके से मैं आपको आई मिनिमम का बताता हूँ। आई मिनिमम के लिए आपका फाई क्या होता है, देखो मिनिमम वाला में ये ऐसे डिस्ट्रक्टिवली मिलता है, और फाई की वैल्यू आपकी होगी पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे वैल्यूज होती है इसकी, और मल्टीपल ऑफ पाई। पाई मतलब 180, पाई मतलब कितना, तो अगर मैं कॉस पाई रखता हूँ तो कॉस पाई यानी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, क्या होती है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी आई मिनिमम का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चों कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस प्लस माइनस, तो ऐसे बन जाएगा। अब इसको फर्दर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर -2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बताइए, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या हो गया। तो मेरे पास आप आई मैक्स का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, देख समझ गए। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मुझे बताइए अगर मैं इसको क्या कर दूं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को डिवाइड कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आई मैक्स अपॉन
ये रेशियो आ जाएगा। का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। नेक्स्ट और एक चीज आप समझ लो बच्चों, अगर I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकता हूँ, है ना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट I1 किसके प्रोपोर्शनल होता है, A1 के। तो रूट I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, याद रखिए। तो अगर एम्पलीट्यूड गिवन रहेगा और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर इंटेंसिटी गिवन है और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म हो गया। तो क्या फॉर्मूला है भाई, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 और उसका होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड में A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया, ये पूरी कहानी हो गई। अब सोल्यूशन देखिए। अच्छा, अब इसको गौर करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लेट, ठीक है, इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अदर। सुनो, पहले स्लिट से जो आ रहा है वो I1 है, ये डबल है, ये क्या है, ट्वाइस है। दूसरे से जो आ रहा है वो कौन है, I2 है। तो ये रिलेशन दिया गया आपको, ये पहले समझ में आ गया कि I1 इज इक्वल टू व्हाट, 2I2 है। उसके बाद व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट, ब्राइट वाला कौन सा होता है, उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और डार्क वाले का इंटेंसिटी क्या होता है, मिनिमम। तो पूछा क्या, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। क्वेश्चन में ऐसा बोले नहीं, ठीक है, गिव द या फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम, ऐसा बोला है नहीं, उसने बोला ब्राइट वाले का इंटेंसिटी टू द डार्क वाले का। तो ब्राइट वाले का मैक्सिमम होता है और डार्क वाले का मिनिमम होता है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है। अब देखो, तो आपको पूछा क्या है इसके अंदर, याद रखिए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम पूछा हुआ है। और सॉल्यूशन बात करें तो हम लोग देखो किस तरीके से लगाएंगे इसको, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2। इसका क्या हो जाएगा, अब सुनो, रूट I1, अगर आप I1 को देखोगे तो क्या है मेरा, 2I2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपन क्या लिखेंगे, 2I2 क्या लिखेंगे। दूसरे भी इसके तरीके हैं, इधर भी क्या लिखूंगा बताओ, 2I2, दूसरे भी इसके तरीके। अच्छा, अगर मैं रूट सेपरेट कर दूं तो, हाँ ठीक है, या दूसरा तरीका बताऊं क्या दूसरा तरीका इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है, दूसरा तरीका इससे ज़्यादा आसान है। रुको, इसको जो है ना यहाँ से आप I2 को यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू 2:1। क्या हो गया, 2 मतलब I1 2 है और I2 कितना है 1। आप देखो इसको डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं I1 की जगह कितना पुट करूँगा रूट तो है, I1 की जगह 2 पुट करूँगा, रूट इसकी जगह 1, समझ रहे, ये शॉर्टकट तरीका है इसका। I1 2 ऐसे, इधर ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अच्छा, रूट 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट रूट 2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है, 1.414 और प्लस कितना 1, 2.414 हो जाएगा। और या तो ना 0.4 नहीं हो जाएगा, चलो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका रूट 2 की वैल्यू रख लो 1.414, ठीक है, प्लस 1 और नीचे स्क्वायर भी है, हाँ याद रखना स्क्वायर भी है। और इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया, पूरा क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व किया, कुछ ज़रूरत नहीं थी। 1.414 माइनस 1, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर, ये दोनों प्लस करके कितना आ जाएगा
और यहाँ पर 0 पॉइंट, इतनी हो गई बात। आपको क्या करना है, लॉग देख सकते हो उसका, ठीक है। चलो लॉग देखो, 0.414, 24 का 1 और 4 में देखो, 24 का 1 और 4 में 3827, लॉग ही देखना। और 41 का 4 में देखो, 41, दोनों को माइनस करना है, 7, 12 माइनस 7 5, ठीक है। और उसके बाद 7 6 हो जाएगा। अच्छा इधर, ठीक है, 13 ये हो जाएगा 1 बार, ओके। 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7, 1 बार माइनस 1 बार क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है बात। अच्छा अब इसके ऊपर क्या है, पावर 2 है ना, तो पावर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होगा ना दोनों के लॉग से, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 7 14, 10 11 12 13 14 15, ओके। अब इसका क्या देखेंगे अपन, एंटी लॉग 0.53 का 1 और 4 में, ज़रा चेक करना दो। डबल 399 बराबर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी है, 1। एंटी लॉग देखते वक्त आप क्या करते हैं, पॉइंट के पहले वैल्यू में +1 करते हैं, यानी 2 लेफ्ट साइड से कितने के बाद पॉइंट डाल दोगे मुझे बताओ 33.99, क्या ये अप्रॉक्सीमेटली 34 नहीं है, खत्म हो गया सॉल्व तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया, अगर आपने ऐसे ये वाले मेथड से करोगे तो, रेशो में वैल्यू रख के करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, वो आपका एक सॉल्व एग्जांपल है 7.3। अब ये इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, जैसे फ्रिंज विथ का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। फ्रिंज विथ क्या होता है सुनो, ये अगर आप समझ लेते हो तो इसको समझिए बच्चों यहाँ पर टोटल अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कितने बनाया है, ये टोटल 11 है अगर देखोगे तो जिसमें ये वाला जो है ना मेरा सेंट्रल है, कौन है, जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो एक होता है सेंट्रल, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा ऐसे काउंट होता है, और नीचे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पहला दूसरा तीसरा काउंट होता है, एक सेंट्रल होता है। तो पहला कौन हो गया मेरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th हो गया, 10th ब्राइट। टोटल है 11, लेकिन मेरे पास 10वां ब्राइट 10th ब्राइट ये है ना, क्योंकि सेंट्रल वाला क्या होता है, इसको नंबर नहीं देगा, इसको सेंट्रल ब्राइट बोलता है। अब सुनो फ्रिंज विथ क्या होता है, फ्रिंज विथ हो जाए बच्चों,
कोई भी कॉन्जिगेटिव या सक्सेसिव ब्राइट बैंड के सेंटर टू सेंटर हम अगर बात करूं ये डिस्टेंस, ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर अपन ने टेक्स्ट बुक में क्या सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू। इसको बोलते हैं फ्रिंज विथ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विथ क्या होता है? कोई भी दो कॉन्जिगेटिव एक के बाद एक आने वाले, ये ब्राइट है नेक्स्ट ब्राइट है, तो ब्राइट ब्राइट के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा? फ्रिंज विथ। क्या बोलते हैं इसको? तो ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। समझ में आ रही बात? फ्रिंज विथ। अच्छा, अब मुझे बताओ ऐसे कितने गैप बनेंगे यहाँ पर, ये पूरे सेंट्रल पूरे 10 फ्रिंज के लिए, सेंटर वाला भी काउंट करेंगे तो कितने फ्रिंज बनेंगे, ऐसे कितने गैप बनेंगे? काउंट कर लो आप, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। तो अगर मैं आपको 10वें का डिस्टेंस दे दूं, यहां से 10वां वाला इतनी दूरी पर है ना? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में दिया है आपको कि ये जो 10 फ्रिंज है ना, उसका डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। 10 फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिंज विड्थ कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? ये एक कितना होगा? ऐसे कितने इससे बन रहा है? इसमें 10 बन रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से लेकर यहां तक? 2 सेंटीमीटर है। उसको कितने में डिवाइड करना है मुझे? 10 लोगों में, तब मुझे एक का पता चलेगा ना। नहीं समझे बात को? तो W यहां कैसा मिल सकता है? टोटल जो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जब आप इसको डिवाइड बाय कितने करोगे? 10 फ्रिंज के लिए बात करें तो डिवाइड बाय 10 कर देने का। इसका लॉजिक याद रखो। अगर 11 फ्रिंज की बात कर रहा होगा तो डिवाइड बाय 11 कर देने का। 12 फ्रिंज की बात कर रहा होगा तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे पूरे डिस्टेंस को, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, W मिल जाएगा। और इस W का, ये तो ऐसे डिस्टेंस दिया रहेगा तो W ऐसे निकालेंगे। वैसे W का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। क्या है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला? बहुत ही आसान फॉर्मूला, याद रखिए, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब इसके अंदर ये भी चीज़ देख लो कि भाई लैम्डा तो जो लाइट आप सवाल करते हो उसकी वेवलेंथ होती है। कैपिटल D क्या होता है? ये देखो, ये स्क्रीन है, ये आपके पास स्लिट्स है S1 S2। तो स्लिट और ये स्क्रीन पर ये पैटर्न दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? स्क्रीन पर। यहाँ पर आई पीस होता है जहाँ पर आपको ये दिखाई देता है। तो ये कैपिटल D स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल D क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। और स्मॉल d कौन होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। आप समझ लो बात को इसमें। ये कौन है? फ्रिंज विड्थ है। ये आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड दी स्लिट। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, 2 स्लिट होती है YDSC में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मैं बात करूं, वो स्मॉल d होता है। आई बात समझ में? अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका बच्चों। अब हमको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। आ जाइए इसको। अब ये सवाल ना आपको पूछा गया है बच्चों 2022 में 2 मार्क के लिए पूछा गया है। कभी पूछा गया है? 2022 में, ठीक है? तो याद रखिए आप, 2 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। लैम्डा कितना दिया है बच्चों? 5500 एंगस्ट्रॉम। प्लेन वेवफ्रंट ऑफ लाइट वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन 2 स्लिट। 2 स्लिट के ऊपर गिरता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। टोटल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज। याद रखो 10 फ्रिंज का टोटल सेपरेशन कितना है? ठीक है, इज 2 सेंटीमीटर। कितना सर? ये क्या है फिर? व्हाट इज दिस? टोटल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज ऑन स्क्रीन 2 मीटर। स्क्रीन कितनी दूरी पर है? 2 मीटर। याद रखो कभी भी ना सेपरेशन ये जो है ना मीटर में नहीं होगा, स्मॉल रहता है काफी डिस्टेंस, ये सेंटीमीटर में। तो ईज करके बोल रहा है ना, ये आपका सेपरेशन का डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। देखो वहां पर 2 मीटर क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। 2 मीटर अवे, 2 मीटर की दूरी पर। समझ आ रहा है? मतलब स्लिट से स्क्रीन कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर डेटा समझ में आना चाहिए कि कौन क्या है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो आप देखो मैं डेटा और क्या लिखूं, मेरे पास क्या नाम है, कैपिटल डी दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, कैपिटल डी 2 मीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर क्या है, 10 फ्रेंच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ 10 सेपरेशन ऑफ, ऐसे लिख देता, कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहा, सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज। तो 10 ब्राइट फ्रिंज का कितना बोला ये, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, स्मॉल डी। अब देखो अगर ये फॉर्मूले में देखूं, इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो स्मॉल डी मुझे पता करने बोला है, लेमडा दिया है, कैपिटल डी दिया है, क्या नहीं पता है मुझे, डब्लू नहीं पता, तो डब्लू इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन में सबसे पहला जो काम होएगा बच्चों, वो डब्लू निकालना है। क्या है, तो डब्लू कैसे निकलेगा, 2 सेंटीमीटर को जब डिवाइड बाय कितना करूँगा, 10। अच्छा मुझे बताओ सेंटी मतलब कितना होता है, ये मीटर में हो गया अपॉन में 10 है, 10⁻1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। 2 × 10 का पावर कितना हो गया, ये आपका कौन हो गया बच्चों, डब्लू हो गया। कौन हो गया, अब डब्लू तो पूछा नहीं था ना अपने को, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि डब्लू निकालना पड़ेगा। डब्लू का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय डब्लू। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 5500 एंगस्ट्रॉम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ध्यान रखो। पॉइंट अगर मैं 3 पीछे ले लेता हूँ बच्चों, किधर, तो 10 का पावर +3 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 3 पीछे लिया +3 एंगस्ट्रॉम मतलब पता है कितना होता है, -10 मीटर, है ना। तो ये हो गया 5.5 +3 -10 कितना हो गया, -7 मीटर। अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन 5.5 10 का पावर -7 और कैपिटल डी 2 मीटर ना, कैपिटल डी कितना है और डब्लू कितना निकाला बच्चों अपन ने, 2 × 10 का पावर, ये देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये, 2 कैंसिल, 10⁻³ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, +3 हो जाएगा। ये हो गया 5.5 10⁻⁴, क्या बोल दोगे, मीटर। अगर आप इसको mm में करना चाहते हैं, mm में करना चाहते हो, ये पॉइंट को अगर मैं एक पीछे ले लेता हूँ, कहाँ पर, एक पीछे, तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा 0.55, है ना, और 10 का पावर कितना बचेगा, -3 मीटर, जिसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 0.55 mm। समझ गए बात को, नहीं समझे, आपको आंसर काय में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो फिर 0.055 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो पॉइंट को मुझे कितना पीछे लेना पड़ेगा, 2 पीछे लेना पड़ेगा। कितना पीछे लेना पड़ेगा, तो 1 0 और लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0 10 का पावर -2 मीटर बचेगा, और जो कि सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे आपने यहाँ तक मीटर ला के भी आंसर कर दिया तो करेक्ट है, समझ गए बात को। ये 2022 में आपको पूछा गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिचुएशन पहले से मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या बात करनी है अपने को।
13 डार्क। फॉर एग्जांपल ये आपका सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट। अब हमारे लिए ना कौन सा काम का है, डार्क वाला काम का। ठीक है, यहाँ पर ये वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डार्क। कौन सा हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल वाले के बाद पहला डार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां, 12वां, और यहाँ पर 13th आएगा ना, समझ रहे। और उसके बाद यहाँ नीचे जो है ना, थर्ड डार्क पे बात करूँगा मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जो सिचुएशन आने वाली है ना, ये मैं पहले से ही आपको समझा दे रहा हूँ, तो समझ में 1 2 3। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ जो कि ए पॉइंट है। ठीक है। अब ए और बी के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कितने ब्राइट बैंड आएंगे और कितने डार्क बैंड आएंगे, तो कैसे काउंट करोगे। ब्राइट वाले को भी नंबर दे दूं, ब्राइट वाले का नंबर देखो यहाँ दे रहा हूँ 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए और बी के बीच में कितने ब्राइट है। हाँ, गौर से देखो, 14 कैसे, 12 तो ऊपर हो गए और नीचे के 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 14। और उसके अलावा सेंटर वाला भी तो ब्राइट है, सेंट्रल भी तो ब्राइट है, तो मतलब ऊपर 12, नीचे 2 और सेंट्रल वाला 1, यानी टोटल 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 ब्राइट हो जाएंगे। अच्छा डार्क पूछो, पॉइंट ए डार्क पर ही है, 13 तो डार्क पर है, समझ आ रहा है। तो उसका हाफ एक्सक्लूड कर देते हैं अपन एक्चुअल में, समझ आ रहा है, बीच में रहेगा ना तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 3 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, उसको छोड़ दो। उसके अंदर, उसके बीच में बताओ कितने डार्क बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। 12, 1 से लेकर 12 तक ये दिखाई दे रहा है, वो तो 13वां पर है ना, 1 से लेकर ये 2, कितना हो गया 14। अब सेंट्रल तो ब्राइट होता है, समझ आ रहा है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला प्लस करे, यही अपने डार्क बैंड्स है। तो कितने डार्क बैंड्स हो गए 14। अब ये तो मैंने पूरा सिचुएशन बताया कि किस तरीके से आ रहा है। अब यही आपको इधर कैसे खेल खेलना है, सुनो यहाँ कैसे खेल खेलना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ए पॉइंट 13 डार्क पर है। ठीक है, अब इसका लॉजिक आपको क्लियर रहना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट होता है, सेंट्रल हमेशा क्या होता है, ब्राइट। उसके पर बाद पहला डार्क, पहला डार्क, फिर पहला ब्राइट, दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट। मतलब अगर मैं सेम नंबर में, अगर मैं ब्राइट और डार्क की बात करूं, तो ब्राइट वाला दूर रहता है, डार्क वाला नज़दीक है 1 नंबर में, और ब्राइट वाला ही 1 नंबर में दूर रहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 13 डार्क पर हूं, किधर पर है, तो 13 ब्राइट उसके बाद आएगा, तो उसके पहले कौन आएगा, 13 डार्क के पहले कौन आएगा, 12, 12 ब्राइट होगा। अब 12 ब्राइट होगा तो 12 ब्राइट इधर मिल गए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ये नंबर मिलेगा बस। ये नंबर मिल गया ना, आप समझ जाना कि उसके पहले कितने ब्राइट होंगे, उससे एक कम ब्राइट होगा। ठीक है, ये नंबर मिल गया ना, इससे एक कम ब्राइट यहाँ होगा, आया समझ में। तो 2 और 12 14, और सेंट्रल वाला भी ब्राइट होता है, तो 15। नहीं समझे बात को। अच्छा डार्क पॉइंट जिस पर आता है, जैसे 13 पर आता है, तो 13 छोड़ दो,
डार्क काउंट करना है, डार्क अगर काउंट करना है तो जिस पॉइंट पर आ रहा है 13 पर आ रहा है तो 13 को छोड़ दो, 13 से कम कौन होगा 12, तो 12 डार्क उधर होंगे। 3 पर आ रहा है बी पॉइंट, थर्ड डार्क पर आ रहा है तो 3 को छोड़ दो 2, तो कितना हो गया 14 हो गया। समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट पर होगा उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन सुनो, इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड से आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर ना मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं। एक होता है पाथ डिफरेंस का, किसका फॉर्मूला, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है डेल एक्स का, एन लेमडा, पाथ डिफरेंस का ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, किसी भी पॉइंट का सेंट्रल से जो डिस्टेंस होता है अगर वो ब्राइट है, क्या है वो, अगर ब्राइट है, इफ इट इज ब्राइट पॉइंट, तो हम लोग लिखते थे फॉर्मूला उसका एन लेमडा, क्या लिखते थे एन, क्या नाम है, एन टाइम्स ऑफ लेमडा होता है, एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब इसका जो नंबर होता है ना और इसका नंबर, ये नंबर सेम रहता है, समझ आ रहा है, नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप अगर क्या नाम है इस नंबर को ढूंढ लेते हो तो ये नंबर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है? और डार्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डार्क के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों m माइनस हाफ, क्या होता है m माइनस, यहाँ पर मैं m ले ले रहा हूँ डार्क के लिए, नंबर के लिए, और क्या नाम है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। देख लो आप लोगों ने डेरिवेशन में, इंटरफेरेंस वाले डेरिवेशन में मैंने करवाया है। हाँ अच्छा, अब सुनो, मुझे अगर ऐसा नंबर आता है तो ये डार्क की कहानी है, ऐसा नंबर आता है तो डार्क की कहानी। अब बोले सर ऐसा नंबर कैसे आएगा, ये क्या है, क्या मतलब बता रहा है, सुनो। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर पे 2 लिखूं सेकंड डार्क की बात कर रहा हूँ, कितने की बात कर रहा हूँ, तो 2 माइनस हाफ कितना होता है, 2 में से आधा निकाल दो, 1.5 बच जाएगा, 1.5। अब अगर आपका आंसर 1.5 आता है, ये पूरा आंसर, तो इसका मतलब m कितना होगा, उसका आधा ज़्यादा पकड़ो, 2 कितना हो जाएगा 2। अगर फॉर एग्जांपल 12.5 आता है तो उससे आधा ज़्यादा पकड़ो, तो m कितना होगा। अगर ये आंसर मैं बोलूँ कि 12.5 है तो इसका मतलब 13 में से आधा गया तब जाके आंसर आया ना, तो m कितना हो गया 13 हो गया। कुछ आई बात समझ में? डार्क के लिए ऐसे कहानी चलती है ब्राइट के लिए सीधा सीधा नंबर होता है। अगर आपका आंसर डायरेक्ट 12 है तो डायरेक्टली 12th ब्राइट की बात कर चल रही है, लेकिन अगर 0.5 करके दे रहा है तो आप समझ जाइए कि 12.5 मतलब कौन सा डार्क बैंड होगा, वो 0.5 वाला रहेगा। तो याद रखो क्या होगा, इतनी कहानी समझ आ गई? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ना हमारा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है? अब वो पता कैसे चलेगा, आपको पता है कि ये m माइनस हाफ है या n है। पूरा होल इंटीजर आया तो ब्राइट बैंड है, होल इंटीजर आया तो ब्राइट बैंड पर पॉइंट होगा, और अगर आपका 0.5 में आ रहा है तो डार्क बैंड पे होगा। इस बात को समझना है अपने को, ठीक है? तो अब क्या करें, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है? अब मेरे पास कोई ए पॉइंट है, 2 स्लिट S1 एंड S2, रीचिंग पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन इज दिस, तो ये आपका डेल एक्स है, किसके लिए, ए पॉइंट के लिए, किसके लिए, तो ए पॉइंट पे 2 लाइट पहुंच रही है ना, तो उसका पाथ डिफरेंस क्या है 0.0075 मिलीमीटर, एंड रीचिंग अनदर पॉइंट बी ऑन द स्क्रीन इज 0. तो बी पॉइंट पे जब लाइट पहुंचती है तो उनके पाथ में डिफरेंस कितना है, तो क्या दिया हुआ है, डेल एक्स दिया हुआ है फॉर ए और डेल एक्स फॉर, तो डेटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों,
डेटा में लिख सकते हैं डेल एक्स फॉर ए 0.0075 मिलीमीटर, जिसको फर्दर आप 0.3 आगे कर लो। 3 आगे किया तो -3 और मिली का -3 कितना हो जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई? और ऐसे ही मुझे बी पॉइंट के लिए बात कर रहा है। बी पॉइंट के लिए क्या होगा बच्चों? बोलो। 0.0015 -6 मीटर। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, वेवलेंथ कितना बोला है? 6000 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में कितने डार्क और कितने ब्राइट? ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड इज, तो मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब आपको मालूम है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? लिख सकते हैं ऐसे 3 0 यानी 10 का पावर +3 एंगस्ट्रॉम, मतलब -10 मीटर। -10 और +3 क्या हो जाएगा? -7। डायरेक्ट ऐसे लिखना सीखो आप, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या है भाई? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा हुआ है। ऐसे लिखूं क्या? ये क्वेश्चन मार्क हो गया है ना। और दूसरा क्या? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, ये पूछा हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको? ये पूरी कहानी अभी यहां से कनेक्ट करना है आपको। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं यहां पर। अब देखो, सेंटर से जो ए का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको अपन बोलते हैं वाई ए। क्या बोलते हैं? और जो बी का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वाई बी होता है। और वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्राइट रहेगा तो देखो, मैंने ये बी और डी किसके लिए लिखा हूँ? ब्राइट और डार्क के लिए। लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है कि ए पॉइंट पे ब्राइट बैंड आएगा या डार्क आएगा, तो हमको मालूम नहीं है। ठीक है। तो अब ये मैं जो है ना, इनमें से मैं एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब इन दोनों की जगह सिर्फ मैं एक एन इस्तेमाल करूंगा। क्या इस्तेमाल करूंगा? एन इस्तेमाल करूँ। वो एन ये वाला भी हो सकता है या तो m-1/2 भी हो सकता है। वो हमको कैसे पता चलेगा? 0.5 आया तो ये है, और होल इंटीजर आया तो ब्राइट है। समझ गए बात को? ठीक है, ये बात समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ए पॉइंट कौन है। तो मैं लिख रहा हूँ वाई ए। ठीक है, ये n हो सकता है 0.5 वाला नंबर हो या पूरा होल इंटीजर वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ n a लिख देता हूँ। ठीक है, और आपका फॉर्मूला क्या है? देखो, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ऐसा फॉर्मूला है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा पता है? मैंने आपको बताया था डेल एक्स क्या होता है? एन लेमडा होता है ना। डेल एक्स क्या होता है? एन लेमडा होता है। तो मैं अगर इसकी जगह पर मैं डेल एक्स लिख दूं, क्या लिख दूं? डेल एक्स लिख दूं। एक मिनट। हाँ, डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एन ए नंबर निकाल लेता हूँ बच्चों। ठीक है, डेल एक्स आपको पता है ना। इधर ध्यान देना, एक काम करते हैं, रुको। मैं लिखता हूँ डेल एक्स इज इक्वल टू एन ए लेमडा, पहले लिख देता हूँ। यहाँ से मैं ये नंबर निकाल लेता हूँ। ये नंबर कितना आ जाएगा? डेल एक्स अपॉन लेमडा करके। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? फॉर ए के लिए 7.5 10 का पावर माइनस, और लेमडा 6 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट एक और पीछे लेके -6 कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर खैर इसको काटा तो कितना बचेगा? -1 ऊपर गया तो +1, 7.5 इंटू 10 हो जाएगा
और ये 6, 75/6 हो गया नहीं? अब इसको काट लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, ध्यान देना, देखो क्या आ गया हमारा आंसर 3, पॉइंट लगाया 0 5 ज़ा। अब देखो ये पॉइंट में आया बच्चों, है ना? अब आपका Na 0.5 आ रहा है, इसका मतलब A पॉइंट डार्क पर आ रहा है, ठीक है? देयरफॉर यू कैन से y इज इक्वल टू, ठीक है, 12 पॉइंट, ऐसे लिखना पहले, Na इंटू लैम्डा, ऐसे लिख देता हूँ, और Na की वैल्यू कितनी आई 12.5, ठीक है, लैम्डा कैपिटल D बाय, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस हाफ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इससे हमको समझ में आ गया कि ये किसका फॉर्मेट है भाई, ये वाला डार्क वाले का फॉर्मेट है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू m माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अपने को m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, ठीक है? देयरफॉर पॉइंट A is at 13th डार्क बैंड। ए किधर पे हो गया जल्दी से बताओ? 13th डार्क बैंड पर हो गया। इतनी कहानी समझ आ गई? नेक्स्ट, क्या सिमिलर तरीके से आप बी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो? क्या बी के लिए सॉल्व कर सकता हूं मैं ऐसे ही सिमिलर तरीके से? बी के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं, देखो बी के लिए डेल एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एन बी लेमडा। क्या होगा? अब एन बी चेक कर लूंगा मैं कैसे आ रहा है, पूरा होल इंटीजर आ रहा है या 0.5 में आ रहा है? 0.5 में आया तो वो भी डार्क पर होगा, तो यहाँ पर होगा डेल एक्स बी अपॉन वॉट लेमडा, फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 10 का पावर बोलो माइनस, और ये देखा 6 इंटू 10⁻⁻, ये कैंसिल होगा, -1 ऊपर जाएगा, तो बेसिकली 15/6 हो जाएगा। इसको भी काटूंगा अगर, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 5 ज़ा, कितना है ये? अब मुझे बताओ ये भी 0.5 में आ रहा है ना, मतलब बी पॉइंट भी कहाँ पर है? डार्क में। वो भी आप समझ लो, इसके आधा बढ़ा दो, इसमें थर्ड डार्क पर होगा। किधर पर होगा? थर्ड डार्क पर होगा। समझ में आ रहा है? अदर साइड पर, सेंट्रल के ऊपर वाले साइड पे ए पॉइंट है, नीचे वाले साइड पर बी पॉइंट है। तो यहाँ पर अभी y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, है ना, y b के लिए बात कर लेता हूँ, और ये वाला सॉल्व कर रहा था मैं y a के लिए। y इज इक्वल टू एन बी लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो एन बी है 2.5, 2.5 कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 3 माइनस हाफ कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी अगर कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग बताओ मुझे, कंपेयर करने पर मुझे m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। देयरफॉर पॉइंट B इज एट थर्ड डार्क। इतनी कहानी समझ आ गई? नेक्स्ट, अब फाइनल आंसर लिखेंगे अपन, ये चीज होगी। फाइनल मुझे क्या बोला? नंबर ऑफ ब्राइट बैंड। ए पॉइंट कहां पर है? 13वें डार्क पर है, तो 13वां ब्राइट उसके ऊपर जाता है ना, यानी उसके नीचे कितना होगा? 12वां ब्राइट होगा, 12 ब्राइट ऊपर हो गए, है ना। नीचे थर्ड डार्क, थर्ड से पहले कितने ब्राइट होंगे? 2, और एक सेंट्रल वाला। समझ आ गया? तो यहां पर आपका एन बी क्या होगा बच्चों? ऊपर 12, ठीक है, कितने? 12 प्लस ये कौन हो गया? सेंट्रल वाला, प्लस नीचे कितना? 2, तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर? 15 ब्राइट बैंड्स।
ये आ गया आंसर। नेक्स्ट मुझे बताओ, डार्क के लिए, डार्क के लिए एक्सक्लूडिंग, आप किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? जिस बैंड पर ए पॉइंट है, यहां पर याद रखना, एक्सक्लूडिंग हाफ बैंड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास एंड डार्क कितने आ जाएंगे? 13 पर है, लेकिन उसके पहले कितने होंगे? 12। और नीचे वाला थर्ड पे है, उससे पहले कितना होगा? 2, यानी कितने हो जाएंगे? 14 डार्क बैंड्स। कुछ समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? जब हम लोग को पता ही नहीं है कि ये कितना है, तो हम लोग उसको क्या जनरली n मान लेते हैं। अब वो 0.5 में आएगा तो डार्क होगा, अगर सिर्फ 12 आ जाता तो वो ब्राइट रहता। समझ गए? करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, इसके लिए देखो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसको समझिए बात को। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पास स्लिट्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डी। ठीक है, अब एंगुलर सेपरेशन देखो किसको बोलते हैं? यहाँ से ना, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। क्या बोलते हैं? कोई भी दो के बीच में बोल सकता है। अब मुझे यहाँ पर ना ये सेंट्रल बोला है और ये फर्स्ट मैक्सिमा बोला है। क्या बोला है? देखो मैक्सिमा और मिनिमा भी समझ लो। मैक्सिमा मतलब बड़ी माँ, मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड। मैक्सिमा मतलब क्या होता है? ब्राइट बैंड होता है, याद रखो। मिनिमा बोलेगा तो छोटी माँ, डार्क बैंड। मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी वाला, मैक्सिमा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला ब्राइट होता है और मिनिमम इंटेंसिटी वाला क्या होता है? डार्क होता है। तो सेंट्रल तो हमेशा ब्राइट होता है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, मतलब पहला ब्राइट है। अच्छा मुझे बताओ इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1 ना। ओके, इन दोनों का जो ब्राइट के लिए डिस्टेंस होता है वो अपन क्या बोलते हैं? वाई बी, है ना। ब्राइट के लिए अपन क्या बोलते हैं? ब्राइट के लिए एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बोलो ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते? बोलो हाँ। तो ब्राइट के लिए अपन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी फर्स्ट ब्राइट है, कौन सा ब्राइट है? फर्स्ट ब्राइट है, तो यहाँ पर एन की जगह कितना हो जाना चाहिए? 1। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, ये एंगल है थीटा, एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो थीटा अगर मैं बात करूं, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज वाई। आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी होता है। ठीक है, अब सुनिए बात को। एंगल इज इक्वल टू ये आर्क हो गया और ये कौन हो गया? रेडियस हो गया। यानी फॉर्मूला क्या बन गया? थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला? y इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, y किसके बराबर है? ये वाला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। समझे बात को? ये नहीं समझे? थीटा और लैम्डा में क्या रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, याद रखना। अब सवाल क्या पूछा है? सुनो सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ सोडियम लाइट। ठीक है, सोडियम लाइट आपने वेवलेंथ 589 नैनोमीटर यूज किया, तो थीटा कितना है? अगर लैम्डा 589 है तो थीटा कितना है? 0.220 डिग्री। ओके, व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, मतलब थीटा ही पूछा है, व्हेन द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। जब हम लोग पूरे अरेंजमेंट को कहाँ डाल देंगे? वाटर में। एक बात समझो,
जब मैं पूरे अरेंजमेंट को पानी में डाल देता हूँ तो कैपिटल टी बदलने वाला है नहीं, स्मॉल डी बदलने वाला है नहीं, बदलेगा कौन, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रैवल कौन कर रहा है, लाइट। लाइट की स्पीड बदलेगी, लाइट की स्पीड बदलेगी तो लाइट का वेवलेंथ भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मालूम है ना, ठीक है। और मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, ये चेंज होने वाला नहीं। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो लेमडा भी क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। वेवलेंथ कम हो गया तो थीटा भी क्या हो जाएगा, और थीटा कितना हो गया, कम हो गया, देख लो 0.15, 0.20 था, कितना हो गया 0.15 हो गया। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो यहाँ से हमको ना एक चीज़ क्या समझ में आ गई, बताइए इधर से, कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर आप सेम सेटअप को क्या नाम है, कोई लिक्विड में डाल देते हो तो कैपिटल डी स्मॉल डी बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, लेमडा चेंज होगा, और लेमडा चेंज होगा तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो थीटा और लेमडा में क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताता हूँ, ये पूरा हमारा सिचुएशन हो गया बच्चों, डेटा लिख देते हैं, ठीक है। डेटा देखो, थीटा इज इक्वल टू कितना है 0.20 डिग्री। जब वेवलेंथ कितना यूज़ किया अपन ने, बोलो 589 नैनोमीटर। अपने को नया वाले को क्या बोल देता हूँ, थीटा डैश बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, थीटा डैश। जब आपने इसको लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, 1.33 पता है आपको कितना होता है, 4/3। अब इसके लिए ना मैं एक फॉर्मूला बना के बताता हूँ आपको, क्या देता हूँ, एक फॉर्मूला देता हूँ, solution. Theta is directly proportional to lambda and theta dash is directly proportional to lambda dash. सही है? ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, डिवाइड कर देता हूँ दोनों इक्वेशन, थीटा डैश ऊपर थीटा नीचे, तो थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू लंगड़ा डैश अपॉन लंगड़ा। इतना समझा? इस फॉर्मूले को देख लो, एक चुटकियों में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला याद करवाता हूँ। अभी हम लोग ने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, हम लोग ने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ लेमडा डैश, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं लिक्विड बात कर रहा हूँ तो उसका वेवलेंथ ऊपर आएगा, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, लेमडा अपॉन लेमडा डैश आएगा, क्या आएगा, लेमडा अपॉन लेमडा। तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल रहा हूँ तो 1 ऊपर 2 नीचे। 1 मीडियम मेरा कौन है, एयर है या तो वैक्यूम है, ठीक है। तो एन का ये फॉर्मूला होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर लंगड़े डैश को यहाँ ले लूँ और इसको यहाँ भेज दूँ तो लेमडा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन एन। इस लेमडा डैश की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, लेमडा अपॉन एन, और नीचे ऑलरेडी एक लेमडा है, लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, अच्छा इस थीटा को वहाँ भेज दीजिए, इनटू थीटा। अब मुझे बताओ थीटा डैश का फॉर्मूला क्या बन गया, डायरेक्ट थीटा अपॉन एन, खत्म हो गई बात। मतलब आपको जो पहले एन थीटा दिया है बस उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? पहले जो आपको थीटा एंगुलर सेपरेशन दिया गया है, अगर आपने लिक्विड में डाल दिया तो लिक्विड के सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड कर दो, आपको नया एंगुलर सेपरेशन मिल जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन में डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन एन। ये लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपना, तो क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। थीटा कितना है 0.20 डिग्री अपॉन एन कितना है 4/3, ठीक है। अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, 3 2 6, 0.6 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 4। अब इसको काट लो, 4 1 4, ठीक है। इधर काटूंगा तो 0.4 1 4, 2 बचा 4 5 20, कितना आ गया बच्चों 0.15 डिग्री। खत्म। देखो अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लोगे ये बनाकर एक झटके में आ गया आंसर। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको अच्छा ये वाले फॉर्मूले में ज़रा देखना, इधर पे y की जगह मैंने क्या पुट किया, y इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ना, और यहाँ पर डिवाइड में ऑलरेडी कौन है, तो d से d कट होगा ना,
ओके, तो आपका ये क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो आप ध्यान रखिए थीटा का यहाँ पर एक फॉर्मूला बना है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा अपने को। थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाय स्मॉल डी। रिलेशन ज़रा चेक कर लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल डी को मैं घटाऊंगा, ये स्मॉल डी ये जो था ना, इसको अगर कम करूंगा, तो इसको कम करूंगा तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। और वेवलेंथ को अगर बढ़ाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा, घटाऊंगा तो घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये सवाल आपको 2023 में नीट में सवाल पूछा है इसके बेस पे, ये फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो आपका थिकनेस ऑफ थिन फिल्म विच कैप वन ऑफ दिस स्लेट, नहीं ये वाला सवाल नहीं है, इक्वल टू 100 टाइम्स, हाँ ये वाला सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है बच्चों टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो किस तरीके से चीज़ें दी गई है। डबल स्लिट अरेंजमेंट है और ये जो 100 टाइम्स दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब स्लिट का जो डिस्टेंस होता है वो कौन होता है, स्मॉल डी होता है। इक्वल टू यानी डी इज इक्वल टू 100 टाइम्स वेवलेंथ, यानी 100 लेमडा के बराबर है। कितने के बराबर है, 100 टाइम्स वेवलेंथ ना, मतलब 100 इंटू लेमडा। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन, मतलब क्या पूछा बच्चों आपने को, थीटा पूछा है, किसके बीच में, सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा। तो सेंट्रल वाला यानी उसके जस्ट बगल वाला, एडजेसेंट मैक्सिमा, राइट है ना। उसके बाद तो थीटा पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, सुनो बात को, ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा मतलब ये दो मैक्सिमा कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या बोला था आपको, बेसिकली दो ब्राइट के बीच का फ्रिंज विड्थ भी होता है, क्या होता है, जो कि वाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या बना था, लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, नहीं बनाता ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वाई इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, समझ गए बात को। अच्छा, स्मॉल लैम्डा बाय स्मॉल टी क्या होता है, थीटा होता है। तो ऊपर वाले इसमें थीटा निकालूंगा, इंटू डी कर दूंगा। डी कहाँ पर है, 50 सेंटीमीटर बोला ना, स्क्रीन कितनी दूरी पर है, तो स्लिट से स्क्रीन जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब आधे मीटर पर है। ठीक है, तो पूरी कहानी अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाना चाहूँ तो बच्चों मेरे पास ये S1 है S2 है आपके पास कौन है, सेंट्रल ब्राइट है, कौन है, ये सेंट्रल ब्राइट है, और ये आपका कौन है, फर्स्ट मैक्सिमा है, समझ गए, है एडजेसेंट मैक्सिमा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये एंगल कौन होता है, थीटा, कौन होता है, थीटा। थीटा ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। अच्छा, थीटा क्या होता है बच्चों, आर का अपॉन रेडियस, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कैपिटल टी। वाई कौन है मेरा, लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, और डिवाइड बाय डी से डी क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, समझ रहे हैं बात को। तो लैम्डा बाय डी कौन होता है, थीटा होता है। अपने को डी कितना बोला है, स्क्रीन कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर। तो अब देखो डेटा सब लिख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है डी, वो वेवलेंथ के 100 गुना है, तो 100 टाइम्स ऑफ 100 लैम्डा हो गया। आपको बोल रहा है कि थीटा निकालिए, क्या निकालिए, थीटा निकालिए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल आपको बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वाई, ये पूछा है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल टी, वाई क्वेश्चन मार्क के फिलहाल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर डी की वैल्यू आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 0.5 मीटर, आधा मीटर होता है ना। बस सोल्यूशन आसान है बच्चों, अभी कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन में क्या करें,
सोल्यूशन देख लो। थीटा निकालना है, हाँ। थीटा का क्या फॉर्मूला है? लेमडा बाय स्मॉल डी, बराबर है। लेमडा ऐसे ही रखो, स्मॉल डी कितना है, कैंसिल हो गया, 1/100, और 1/100 क्या होता है, 0.01। अब एंगल निकाल रहे हो भाई एसआई में, तो क्या आएगा, रेडियन। आ गया। अच्छा, दूसरा क्या पूछा कि इसी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा यानी एडजेसेंट मैक्सिमा, उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब वाई निकालना है। अब वाई का फॉर्मूला हम लोग ने बोला है, वाई फर्स्ट ब्राइट है तो लेमडा 1 इंटू लेमडा डी बाई डी, और लेमडा बाई डी कौन होता है, थीटा होता है, थीटा डी। थीटा कितना है 0.01, और डी कितना है 0.5, नहीं 5 1 जा 5, राइट से एक के बाद, राइट से दो के बाद राइट से नहीं आई बात समझे, 3 के बाद, 2 के बाद, 1 के बाद, राइट से 3 के बाद। अब इसको आप चाहें तो 0.3 आगे शिफ्ट कर लो, मीटर बोल दो, 5 mm बोल दो, बोलो समझ में आ गया? दिस इज योर आंसर। कोई डाउट भाई?